जंतर मंतर पे हो रहा प्रोटेस्ट, राहुल गांधी की एक्टिविटी। आज हम लोग जानेंगे काफिर क्या वर्ड होता है, लव जिहाद क्या है, घर वापसी क्या है। इसके बाद हम लोग सोनम वांगचुक के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक पे बात करने जा रहे हैं, और आजम खान की यूनिवर्सिटी को जो ढहाने की बात हो रही है उस पर हम लोग बात करेंगे। सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे नफरत के बारे में बात करेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। और सर खुद मुखिया रह चुके हैं और विधायक का चुनाव लड़ रह चुके हैं, इस पर बात करेंगे। परिसीमन क्या है, इन सब बातों पर। दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जनता जज पॉडकास्ट, और आज के हमारे अतिथि हैं बरौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व मुखिया एवं पैक्स अध्यक्ष शाह आलम जी। शाह आलम सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सभी दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारी बातें जो होंगी उन्हें काफ़ी सार्थक लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बातों की शुरुआत करने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप एक समाज सेवी हैं और एक नेता भी हैं। क्या नेता बनने के लिए समाज सेवी होना जरूरी है? देखिए, पहला सवाल ही नेता और समाज सेवी से जुड़ा हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आज के डेट में जो भी बातें होंगी, आज वर्तमान परिदृश्य के मुताबिक ही मैं बातें करूँगा। और आज आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो चुनावी मैदान में आते हैं, कुछ को तो कामयाबी मिलती है, लेकिन आज की डेट में बाहुबलता का होना, पार्टियां जो टिकट दे रही हैं वो बाहुबली को ढूंढ रही हैं, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोगों को ज़्यादा टिकटें मिल रही हैं। यहाँ तक कि मतलब मैक्सिमम पार्टियों में इस तरीके की बातें आ गई हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि उसमें फिल्म जगत के लोगों की एंट्री, चूँकि उनकी भी हो गई है, भोजपुरी फिल्म स्टार की एंट्री हो गई है। और ये सभी लोग, ऐसा इसलिए भी होता है कि इसमें अगर एजुकेशन का फाउंडेशन होता है कि कोई एक कम से कम ग्रेजुएट पर्सन ही इस इलेक्शन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए था, तो एक ग्रेजुएट पर्सन कम से कम अगर वो चुनाव लड़ने का अधिकार मतलब रखेगा संवैधानिक तरीके से, वही नॉमिनेशन कर सकता है, वही फाइट कर सकता है चुनाव। तो देखिए किस तरीके से ये होगा। हमारा कहना यह है कि अगर एक क्रिमिनल एक्टिविटीज का व्यक्ति अगर चुनाव लड़कर के जीत के आता है, एक तड़ीपार व्यक्ति चुनाव लड़कर के जीत के आता है, तो उसकी सोच और उसकी मंशा उसी तरीके की होगी। वो समाज के लिए कम और अपने लिए ज्यादा जिएगा। लेकिन योग्यता की बात है तो बहुत सारे नेता हमारे ऐसे हुए हैं जो शैक्षणिक योग्यता जिनकी नहीं अच्छी थी, लेकिन उन्होंने काम बहुत बेहतर किया। और आज के परिवेश में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्राइम बढ़ गया है। तो योग्यता को ही क्यों सिरों पर रखा जाए? देखिए, योग्यता, एजुकेशन जो है वो सर्वोपरि है। एजुकेटेड व्यक्ति जो है उसका मतलब हर मामले में सोच जो है काफ़ी डेवलप होता है। मैं ये नहीं कहता कि जो अनएजुकेटेड पर्सन है, जैसे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो उतनी तालीम तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता था, वो सोबर लोग होते थे, उनके पास में गलत कल छल कपट नहीं होता था। लेकिन आज मेरा कटाक्ष वहाँ पे है जो गलत, जो सोसाइटी के अगेंस्ट में जाने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। शिक्षित होने से ज़्यादा जरूरी है बुद्धिमान होना। जी जी। अच्छा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में एक बात चल रहा है, जंतर मंतर। अच्छा। जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर एक आंदोलन हो रहा है, और उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अब तो आंदोलन शब्द को सबसे मैं पहले बताना चाहूंगा कि आंदोलन समय दर समय जब समाज में कुरीतियां आती हैं, जब समाज में बहुत ज्यादा अराजकता आ जाती है, तब समाज के लोग एकजुट होकर के खड़ा होते हैं और वो धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेता है। मैं कुछ अहम आंदोलन के बारे में प्रकाश डालते हुए मैं आगे आना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि हमारा जो देश था, मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगा, जब हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो फुट डालो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाए, और उन्होंने आपको और हमको गुलाम बना लिया, बांट दिया और गुलाम बनाया। हाँ, तो वो उस टाइम तक एक्सपेरिमेंट करते रहे कि भाई कौन सी ऐसी कमजोर नस को, इंडियन के कमजोर नस को हम लोग ढूंढे जिसके बाद में हमें कामयाबी मिले। बिल्कुल, अनेक बहुत टाइम एक्सपेंड करना पड़ा, देन आफ्टर उनको कामयाबी मिली और उन्होंने कामयाबी पाई कि फुट डालो और राज करो।
जब उन्होंने फूट डाला तो फूट डालने के बाद में ही वो राज करने के लायक बन पाए। हम और आप बढ़ गए, कमजोर हो गए, जाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम में बांट दिए गए। मेरा कहना है कि आज की डेट में जो आंदोलन, तो उस टाइम जो था ना 200 वर्षों तक गुलामी के बाद, जब हिंदू और मुसलमान को लगा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लगा कि नहीं भाई ये बंटने से नहीं होगा, हम सबको यूनाइट होकर के और काम करना चाहिए और एकजुट होकर के इन अंग्रेजों को भगाना चाहिए, तो सभी पूरे देश के लोग यूनाइट होकर के, हर जाति धर्म और वर्ग के लोग यूनाइट होकर के और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किए। तब जाकर के इस देश से अंग्रेजों ने पलायन किया और भाग करके गए। आज उसके बाद की एक और मैं मिसाल दे दूं आपको। उस टाइम में हमारी भी पैदाइश नहीं थी और आपकी भी नहीं होगी, आप तो हमसे थोड़े छोटे ही होंगे, या हो सकता है कि हम लोग साथ के ही होंगे। ना बुजुर्ग हैं भाई, आप बुजुर्ग हैं, चलिए। तो रही बात की 1974 की बात, 1974 में बिहार में एक आंदोलन ने जन्म लिया और उस आंदोलन का नाम जेपी आंदोलन के नाम से जाना गया। वो जेपी आंदोलन क्या था? कोई पॉलिटिकल आंदोलन था, वो छात्रों के द्वारा स्टार्ट किया जाने वाला आंदोलन था, जो आज जंतर मंतर पे छात्रों ने दिल्ली में स्टार्ट किया है। 1974 था या 78? जहां तक मैं समझता हूँ 74 ही था। गलतियां होगी तो दर्शक की तरफ से माफी रहेगी, लेकिन 90 मेरे तरफ से 1974 में कंफर्म हूँ। खैर जो भी है, तो वो जेपी आंदोलन था, वो छात्रों ने स्टार्ट किया था और वहां से कुछ नेता उभर के आए थे जो आज तक जमे हुए थे और आज तक उन्होंने सत्ता में अपने देश के लिए या अपने जगह के लिए अपनी तरफ से योगदान देने का काम किया या अपना एक राजनीतिक पृष्ठभूमि लंबे टाइम तक बनाकर रखने का काम किया। लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सभी लोग इसी के उपज हैं और आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव भी इसी। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे और ये नीट पेपर लीक होने के मामले को लेकर हो रहा है, तो मैं इसके बारे में भी कुछ बता दूं। बड़ी शर्म आती है, पहले की बातों को याद करता है इंसान, और आज के डेट में जब किसी चीज को हम लोग देखते हैं तो शर्म आती है। इन नेताओं को सोच को लेकर के, वो ये सोच है कि भाई पहले के नेता होते थे कि अगर कहीं कोई मतलब रेलवे हादसा हो जाए तो वो रिजाइन दे देते, स्वतः रिजाइन दे देते थे। कहीं कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता था तो वो स्वतः रिजाइन दे देते थे। यहां तक मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब मतलब मायने नहीं रखता था कि मेरे लिए कौन सा पोस्ट है, और वो रिजाइन देने का काम करते थे। लेकिन आज के डेट में रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने एक घटना पर इस्तीफा दे दिया। तो भाई उन लोगों के पास क्या था? वो लोग इस राष्ट्र के लिए जीना जानते थे। वो उनका सब कुछ अपने राष्ट्र के लिए डिवोटेड था, उनका डिवोशन अपने राष्ट्र के लिए होता था। और आज के डेट में क्या है कि जब कहीं भी, मैंने कहा ना कि आप आंदोलन की बात किए, तो मैंने कहा ना कि अगर कहीं बिल्कुल ही मतलब अराजकताएं आ जाती हैं तो वो एक हिंसक रूप मतलब आंदोलन का रूप लेती हैं। और आंदोलन क्या होता है, वो आप शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे दिल्ली में? स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल ही कहीं कोई उनकी ये नहीं थी, उनका सबका स्टेटमेंट भी था। लेकिन बीच में राजनीति के एक ऐसा शब्द है ना कि इसको मतलब क्या कहा जाए, मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इस चीज को कहने में भी अब शर्म आती है, क्योंकि जो उन बच्चों का डिमांड था कि नीट पेपर लीक ना हो, जो एलिजिबल कैंडिडेट हो वो आए, और आप जो है लीक करके जो एलिजिबल नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो उसका ठीक से ABCD भी नहीं जानते हैं, जो क्वेश्चन को भी ठीक से मतलब ये नहीं पढ़ करके उसको ये नहीं कर सकते, जिनको उसमें 100 में 5 मार्क्स भी नहीं आ सकता, और उनको लिख करके आप क्वालिफाई करवा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो मतलब जो स्टैंडर्ड वाले जो लड़के हैं वो पढ़े रह जाएंगे, तो रोड पे तो आना स्वाभाविक है। नीम हकीम खतरे जान वाले डॉक्टर पैदा होंगे ही, जाहिर सी बात है। वो डॉक्टर हो या कोई भी ऐसा बड़ा पोस्ट हो जहां का पेपर लीक होता है, और वहां पे अगर कोई अयोग्य व्यक्ति को वहां पे पॉलिटिकली ला करके रख दिया जाता है। ऑलमोस्ट 27 लड़के पेपर लीक के बाद सुसाइड किए हैं, और तब उसके बाद ये प्रोटेस्ट पूरा एकदम बढ़ा हुआ है। और इस प्रोटेस्ट को विकराल रूप लेने पर भी लोग इसको भी उल्टा सीधा कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट देखिए क्यों हो रहा है। सरकार को आप किस लिए चुनते हैं? सरकार को आप इसलिए चुनते हैं कि वो सरकार
अपने देश के, अपने राष्ट्र के या अपने राज्य के लोगों के लिए उनकी बातों को समझेगी, उनके लिए अच्छा काम करेगी, उनके लिए प्रोग्रेसिव काम करेगी। अच्छा, जंतर मंतर पे हो जाए उसके बारे में आप वही मैं जा रहा हूं, प्रोग्रेसिव काम करेगी। लेकिन सरकार बच्चों का डिमांड क्या था? सोनम वांगचुक वो अनशन पे, और उनके साथ में अनेकों लेडीज थी, लड़कियां थी, बच्चियां थी, जो भी अनशन पे थी, बच्चे थे, वो भी थे। इनको क्यों उठा पुलिस? मतलब उनका डिमांड क्या था? सिंपल सा डिमांड था कि भाई शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दे दें। तो जब आपके रीजन में जब ये लीक होता है पेपर, तो इस्तीफा कौन देगा? जब आपके रीजन में कोई घटनाएं घटती हैं तो सवाल किससे पूछा जाएगा? वो बच्चे अगर रोड पे आए तो एक बड़ी मेजोरिटी आती है, पूरे देश के बच्चे आते हैं और वहां पे आपसे सवाल पूछने के लिए ये करते हैं, तो जिस तरीके से और जिस बर्बरता के साथ में पुलिस ने वहां पे बच्चों के साथ व्यवहार किया है, वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसे हमारी बातें करने से पहले सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, अनशन तोड़वा दिया गया। सोनम वांगचुक को अनशन तोड़वाने का आपने तरीका भी देखा। कुछ लोग वहां पे मतलब ये सिविल ड्रेस में जाते हैं और सिविल ड्रेस में जाकर के और उजला व्हाइट पर्दा लगा देते हैं। स्टेज यहाँ पे लेटे हुए हैं, उजला पर्दा, सुबह सुबह का समय होता है, और पर्दा लगा करके फिर उसके बाद में उनसे जो है उनको उस पर्दे के पीछे उठाया जाता है। फिर भी वो तस्वीर वायरल हुई कि उनको उठा करके ले जाया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या आप राइट टू स्पीच आपके पास नहीं है? क्या ये संविधान अब आप बदल दीजिए, उसके बाद में आप उनको उठा के ले जाइए, बदल दीजिए, उसके बाद में प्रोटेस्टर को आप रोक लीजिए। जब तक ये संविधान वो है और जब तक आप उसमें कोई संशोधन नहीं करते हैं, तब तक ये अधिकार है भारतवासियों का कि जो संविधान ने अधिकार दिया है, हर एक भारतवासी को अधिकार है। और रही बात की जात पात की बात, तो हमने कहा ना कि मैं हर जगह कहता हूं, यहां भी कहूंगा, क्योंकि ये कहने से मुझे लगता है कि अगर चंद लोगों पे भी असर पड़ जाए तो समझिए कि एक पुनीत कार्य ही होगा। जब हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये हम हिंदू को देने जा रहे हैं कि मुसलमान को। जब कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है कोई व्यक्ति का, तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ये नहीं देखने जाता है और पूछने नहीं जाता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। सभी लोग दौड़ पड़ते हैं, सबके दिल से एक आह निकलती है, और वो आह ये होती है कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा, और उस दर्द को लेकर के वो हिंदू और मुसलमान को लेकर के नहीं जाते हैं। लेकिन जो सरकारें अगर बैठी हों, और इधर जो मतलब चंद वर्षों से मैं देख रहा हूं, लगभग एक दशक से भी ऊपर हो गया के आसपास, के जो माहौल देश का है वो बहुत फूट डालो राज करने वाला नीति है। और सरकारें अगर उस पर अंकुश नहीं लगाएंगी, जो और उस तरीके की सरकारें चुन करके आएंगे, तो ये इस पे अंकुश लगाना मुश्किल है। और रही बात कि हमें एकजुट होकर के रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके शरीर की बनावट और संरचना एक जैसा है, एक ही धरती है, एक ही आसमान है, एक ही सूरज है, और एक ही आबो हवा यानी कि वातावरण है, जहां पे वायुमंडल है, जहां पे सभी लोग उस वायुमंडल में सांस लेते हैं। सबका बनावट एक जैसा है। कोई कपड़ों से पहचानता है किसी को, तो हम ये कहते हैं कि सबको एक समान कपड़े पहना करके तो तुम बता दो, जो कहता है कि कपड़ों से हम पहचान लेते हैं, तो बता दो कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। तो बांटने वाले लोगों से हम तो अपील करेंगे, अपने श्रोता से भी, कि बांटने वाले लोगों से आप दूर रहिए। क्योंकि पूरा जिस तरीके से हमारा घर एक परिवार है, और परिवार में रहने वाले सभी सदस्य जो हैं उस फैमिली के, उस परिवार के सदस्य हैं, और जब उन सदस्यों में आपस में मारपीट होती होगी, एक परिवार की बात मैं कर रहा हूं, छोटे से परिवार की, जब वो आपस में मारपीट करते होंगे, आपस में उनकी एकजुटता नहीं रहती होगी, तो उस एक छोटे से घर का माहौल कैसा होता होगा? आप सोच लीजिए, हमेशा कला बना रहता होगा, उस परिवार में कभी भी खुशहाली नहीं आती होगी। ठीक उसी तरीके से हमारा देश एक परिवार है, और इस देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी इस परिवार के सदस्य हैं, और हम सबको चाहिए कि एकजुट होकर के रहें। जब हमारे अंदर फूट डाला गया था तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया था, और जब हम एकजुट हुए थे तब अंग्रेज यहां से भागे थे, वो फिरंगी भागे थे। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से यहाँ पे अब जो माहौल बनाया जा रहा है, तो आप उससे दूर रहें, और उन चीजों को दूर करने की एकजुटता आप जंतर मंतर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी बच्चे जो हैं एकजुट होकर के। हालांकि मैं तो दूसरे शब्दों में कहूंगा कि यहाँ वहां पे तो जैसे कि एनआरसी और
एनआरसी और सीएए का जो प्रोटेस्ट था, उसमें लोगों का मानना था, या वर्तमान जो केंद्र में सरकार थी उनका मानना था कि सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रोटेस्टर उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उसमें हमारे हिंदू भाइयों का भी बहुत बड़ा कॉपरेशन था। हिंदू भाई सपोर्ट नहीं करे तो मुस्लिम गिने चुने हैं भाई, मात्र 20 करोड़ हैं 140। बिल्कुल, उनका भी सपोर्ट था, उनका भी कॉपरेशन था। वो सभी लोग मिल करके वो उस प्रोटेस्ट को ये किए और कदम से कदम मिला करके चले। फिर भी उसको मतलब मुस्लिम एंगल से देखा गया कि मुसलमानों के फायदे की चीज है जी। और नीट तो क्या है, नीट में अधिकतर हमारे नीट मतलब एग्जाम किसका, मेडिकल डॉक्टर का एग्जाम, कि जो बच्चे उसमें क्वालिफाई होंगे वो डॉक्टर बनेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। एक भगवान जो हमें जिंदगी दिया और दूसरा भगवान जो हमारी दुनियावी रक्षा करता है। क्या बॉस? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर तो बिल्कुल इस सोसाइटी को में जो परेशानियां होती हैं मानव शरीर में उसको दूर करने का काम करते हैं। और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मतलब जो बातें बांटने वाली होती हैं ना, आदमी को के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है, आवाज़ में भी थोड़ी सी तलखी आ जाती है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है कि जो हमारे देश को, जो हमारा एक परिवार है, उसको बांटने वाली जो भी ताकतें हैं उसके विरुद्ध हम सबको मिल करके लड़ना चाहिए। तो हम लोग किस मुद्दे पे जा रहे थे, थोड़ा सा सोनम वांगचुक पे जा रहे थे। हाँ, तो उनको उस तरीके से उठा के ले जाना, बच्चों को मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि जो लाठी डंटे थे उन लाठी डंटों में कील लगा करके और बच्चों पे प्रहार किया गया। आप सोचिए कि अगर इस तरीके से आपके बच्चों के साथ हो रहा है और वो सरकार कर रही है, तो क्या आप उस सरकार को अच्छा कहेंगे या बुरा? ये सोचना तो आपका काम है, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज़ की ज्यादती का एक हद होता है, एक सीमा होती है। किसी बॉल को जब हम आसमान में ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो जाता है ऊपर, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, लेकिन एक ऐसा सीमा आता है लास्ट जहां जा करके वो कुछ समय के लिए कांस्टेंट रहता है, रुकता है जरूर है, फिर वापस भी। और फिर उसके बाद में अब वो कितना देर तक रुकता है, लेकिन फिर उसके बाद उसे नीचे आना ही आना है। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में देखा गया कि कईयों का सिर फूट गया, एकदम ब्लड गिर रहा है, और अभी लेटेस्ट में देखे कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो भी गए हैं। ये अपना राजनीति सीधा करने गए हैं कि समय का फायदा उठाने गए? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स को हमने बताया कि एक ऐसा शब्द है कि पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन दो चीजें होती हैं कि अगर विपक्ष जो है ना, विपक्ष अगर वो अपनी बात को रखना चाहता है तो पक्ष को सुनना चाहिए। हाँ, एक ऐसा समय था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो ये में थे प्रधानमंत्री, स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और उनको विदेश भेजा गया था वाजपेयी जी। वो किस्सा कह रहे हैं? अच्छा, चलिए उसी किस्से पे हम आ जाते हैं। मैं दूसरी बात कहने जा रहा था, लेकिन इसके लिए किसी एक बिंदु पे एक ही बार बात कर लिया जाए। तो राजीव गांधी पर्सनल तौर पे उन्हें जब पता चला था तो हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से उन्होंने बात किया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपकी बीमारी से संबंधित इलाज यहाँ पे नहीं है तो हमारी जो डेलीगेशन है ना, विदेश में जा रही है जहाँ पे आपका इलाज संभव है, तो मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप जाएँ। तो इस तरीके का पक्ष और विपक्ष पहले हुआ करता था। और अगर आज के डेट में पक्ष और विपक्ष जो है ना, पक्ष और विपक्ष के एक मिसाल ऐसे भी है कि नरसिम्हा राव की सरकार थी और विदेश में हमारी अपनी बातें प्रस्तुत करने की बातें थी, तो उस समय सरकार ने सोचा, मतलब कांग्रेस सरकार ने सोचा कि इस समय वाजपेयी जी से अच्छा वक्ता कोई नहीं है, तो विपक्ष के नेता होते हुए भी वाजपेयी जी को विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। वो थी सरकार। भाई, यही तो इस देश की पहचान है। इस देश की पहचान क्या है? विविधताओं में, अनेकताओं में एकता। बिल्कुल बिल्कुल। अखंडता शब्द जो है ना, ये मैंने संविधान के शुरुआती शब्दों से ही है, लेकिन अखंडता, लेकिन इसको तो खंड खंड करने वाली ताकतें जो है ना, उनसे तकलीफ होती है। राहुल गांधी इतना देर से क्यों? राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट में आए, विपक्ष के नेता हैं और वो प्रधान पीएमओ आवास के बाहर में उन्होंने धरना दिया। वो इसलिए उनके द्वारा धरना दिया गया, जैसा कि मैंने न्यूज़ चैनल्स में देखा, सारी चीज़ें मैं देख रहा था, इसलिए दिया गया कि बच्चों के साथ बर्बरता से उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें इस तरीके से मारा गया जैसे किसी जालिम को मारा जाता हो।
ऐसे मारा गया जैसे कि किसी को मतलब कोर्ट ने आदेश दे दिया हो कि नहीं, उसको मार मार करके और उसे मतलब मतलब रोड पे ही अधमरा कर दो या उसे मृत कर दो। तो इस तरीके से उन बच्चों के साथ में वहाँ की पुलिस और कुछ जो ऐसे लोग भी दिख रहे थे जो बिल्कुल ही सादे लिबास में थे, और जो पुलिस भी कुछ ऐसे थे जिनके पास वर्दियां तो थी लेकिन उनके पास नेम टैग नहीं था, नेम प्लेट्स जो होते हैं लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मतलब अलग एंगल ले करके और फिर एक नया मोड़ दिया जाता है। एनआरसी CAA को मैं कहूँ तो उसमें शर्जील इमाम जैसे जितने भी ये हैं आज के डेट में भी वो लोग क्या हैं, जेल के अंदर हैं। और जो लोग उस प्रोटेस्ट में जा करके गन ले करके और गोलियां चलाएं, आज वो जेल से बाहर हैं। क्या कहिए, मतलब एंगल दूसरा दे दिया जा रहा है। तो इसमें भी मैं दावे के साथ कह दूंगा आपको, इसमें भी आप देखिएगा जो मतलब न्यूज़ चैनल है उसमें जरूर आपका आएगा कि इसमें भी कोई ना कोई मतलब हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ ही लिया जाएगा, और देश के लोगों को, देश के युवाओं को, देश के सजग होने वाले व्यक्तियों को जो है ना यहाँ से बिल्कुल डाइवर्ट मतलब इस बिंदु से हटा करके और फिर हिंदू मुस्लिम पे लाने का प्रयास किया जाएगा। बड़ा मुद्दा है कि जब कोई मुद्दा होता है तो उसको दबाने के लिए दूसरा मुद्दा आ जाता है। तो बस अब ये तो पब्लिक को समझना है। अच्छा ये बताइए, अभी देश में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो सामाजिक एकता और अखंडता की कमी। समाज में, हमारे मुआशरे में धर्म के नाम पे नफरत का जहर घोला जा रहा है। इस धर्म को कंट्रोल किस रूप में आप देखते हैं, कैसे किया है? देखिए, नफरत घोलना, जहर घोलना, उन्माद फैलाना, र्यूमर फैलाना, ये सब आजकल ज्यादातर सोशल मीडिया से हो रहा है। तो आजकल साइबर थाना हर जगह बने हुए हैं, लेकिन उसमें सभी लोगों को चाहिए कि उस पर रिपोर्ट करें। और साइबर होने के नाते तभी आपको लगता है कि नहीं कि सोशल मीडिया का पोस्ट देख के मन आहत हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मेरी बातें अभी से पहले जो भी हुई, एक हिंदू और एक मुसलमान की नहीं हुई, एक इंसान की हुई। तो एक इंसान होने के ना, उसके बाद इंसान भी है लेकिन एक मुसलमान भी। जी जी बिल्कुल, मुसलमान भी है। तो उस नाते हमने पूछा। जी जी, तो मुस्लिम मजहब में तो कहीं भी इस चीज़ को ये नहीं है कि आप हिंसा को बढ़ावा दें। आप किसी के साथ जाति हो रही हो तो आप चुप रह जाएं या उसका सपोर्ट न करें। इस नफरत फैलाने को रोकने के लिए शाह आलम सर क्या करते हैं, चाहे क्या सुझाव देंगे जिससे कि ये नफरत कम हो सकता है? नफरत तो मैं समझता हूँ कि मैं देखता हूँ कि अब जितने हमारे मुस्लिम दोस्त हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे हिंदू दोस्त हैं। हाँ, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। तो वहाँ नफरत कहाँ है? वहाँ तो दिलों में इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के बसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि आज तक आपके जो हिंदू दोस्त होंगे, क्या आप उनके अंदर फीलिंग होती है कि रियाज मुस्लिम है? नहीं, मेरे हिंदू दोस्तों के पास में फीलिंग्स आज तक नहीं आई है। या मेरे जो भी हिंदू भाई हैं या हमारे क्षेत्र के लोग हैं या हमारे पंचायत के लोग हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ के लोगों के बारे में भी वो आज तक इस फीलिंग्स नहीं आई है, ना मेरे अंदर आई है कि हम कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी हिंदू और मुसलमान करते हैं, बस वो चंद टाइम के लिए, चाहे वो इलेक्शन के टाइम में कर सकते हैं या उनका अपना कोई पॉलिटिकल पापड़ हो उसको सेकने के लिए कर सकते हैं, तो वैसे टाइम में उन लोगों से बच करके रहिए, चूंकि उसके बाद वो दिखाई नहीं देंगे। हमको भी भाई यही दिखता है कि हमारे सारे मित्र हमारे मित्र हैं, सबके साथ हम लोग खुल के मिलते हैं, कोई किसी का एंटी नहीं होता है। फिर ये आता कहाँ है? तब हमने देखा भाई, तब एक शेर याद आता है नवाज देवबंदी सर का कि जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसकी कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरी कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ये आप अगर जुल्म के खिलाफ, कोई भी धर्म नहीं कहता है कि अगर किसी पे जुल्म हो रहा हो और आप शांत रह जाएं, अगर आप शांत रह गए तो आपका नंबर आना ही नंबर है। एक और चीज मैंने देखा, पता नहीं इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, कि हमारे बिहार और हमारे आसपास सब लोग हमारे अपने ही दिखते हैं। तो फिर ये सोशल मीडिया के जरिए जो नफरत फैलाया जाता है, वो मैंने नोटिस किया, अधिकतर मैसेज जो कन्वे हो रहे हैं वो हमारे बिहार से नहीं आते हैं, वो बाहरी आते हैं। और हमारे अपने लोग भी ये भावना भूल जाते हैं कि उनका अपना मित्र भी है जो एक इस मैसेज से आहत होगा, और बाद में मिलते हैं तो हम लोग एक साथ होते हैं, लेकिन फिर मित्र लोग भी ऐसा कर देते हैं जिससे लगता है कि इनसे भाई से ये उम्मीद नहीं थी। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि नहीं?
देखिए नहीं सच बोलिएगा, यहाँ हम लोग सच के लिए। देखिए मेरे साथ कोई भी ऐसा, मेरे मित्र सूची में कोई भी ऐसा हिंदू भाई नहीं है जो कि उस तरीके से मैसेज करता हो जिससे किसी दूसरे धर्म का भी भावना आहत होती हो, और ना ही कोई मुस्लिम दोस्त ऐसा करता है जिससे हिंदू दोस्त का भावना आहत होती है। आप डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, आप किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं। आप जैसे लोगों के बीच में रहिएगा, जिस तरीके की मानसिकता के लोगों के बीच में रहिएगा ना, आपकी सोच वैसी ही होगी, आपका क्रियाकलाप वैसा होगा, आप वैसा ही करना चाहेंगे। बहुत अच्छा एक लेसन है, फूल और कांटा है जन्म लेते जगह में एक ही। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखे है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। उनका कहना है कि फूल अच्छे लोग की निशानी है और कांटे बुरे लोग की निशानी है, दोनों एक जगह रहते हैं, इनको आप बांट नहीं सकते हैं। तो ये कहें कि आपके समाज में केवल अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग के साथ साथ बुरे लोग भी हैं भाई, जिनका काम ही है वो बुराई करना, तो इनसे हम बच नहीं सकते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही है। अब रही बात की, देखिए सोशल साइट की बात हो रही थी, सोशल साइट से मैंने इनका निदान कैसे, इसका निदान कैसा है, तो मैं उसी चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपके सभी जाति और धर्म के दोस्त हैं, हमारे पास सभी जाति और धर्म के दोस्त हैं, सबकी मानसिकता ऐसी है कि नहीं हम सब एक हैं, सबकी मानसिकता ये है कि नहीं सभी में किसी तरीके का कोई विभेद नहीं है, और सब लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिकल नेता सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अधिकतर मेजोरिटी में है ना, ये जात पात की राजनीति करके हमें और आपको बांटने की कोशिश करते हैं। तो हमको उनके भावना में नहीं आना चाहिए, और अगर इस तरीके की बात कहीं पे भी आती है, वो इनिशियल स्टेज में ही हम सबको अपने सोसाइटी में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उसको मैनेज कर देना चाहिए, समझा बुझा देना चाहिए। और तब भी अगर वो मैनेज नहीं, किसी को समझ में नहीं आता है, और जो बच्चे जो हिंदू या मुस्लिम की बात करते हैं और आपस में लड़ने वाली बात होती है, तो कम से कम एक बार अपने पिताजी से या दादाजी से अगर जिंदा हो उनसे बात कर लीजिएगा, वो जरूर आपको लेसन दे देंगे कि बेटा इस दुनिया में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हम लोगों ने वैसे वैसे दिन देखे हैं कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ सभी पर्व को मनाते थे और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ एक साथ मिलकर रहते थे, एक प्लेट में खाना खाते थे, जो आज भी है लेकिन बहुत कम है। आज भी है। सर हम लोग की बातें हुई इस पे कैसे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि आज भी हमारे देश के कानून पर सबसे ज्यादा विश्वास है। बिल्कुल, और आपने एक बार कहा भी कि अगर आप बहुत परेशान हैं तो साइबर क्राइम है ये, तो साइबर थाने में जाके आप इसका निदान कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है, अगर किसी को प्रॉब्लम ज्यादा दिखता हो तो आप कानून हाथ में न लें, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर आपकी भावना आहत होती है तो आप कानून के शरण में जाएं, ना कि खुद अपना कदम उठाएं। साइबर थाने में जाएं, अपना दर्ज कराएं। साइबर क्राइम का काम है ये देखना, क्या सर? बिल्कुल। अच्छा सर, एक और मुद्दा है आजकल, ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा जगत में। आजकल चर्चा में आजम खान ने रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाया है, जिसका मकान का नक्शा कुछ का नहीं बना है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि उसे ढा दिया जाएगा। ये शिक्षा के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है? देखिए अभी ये मामला वहाँ पे जो इनिशियल स्टेज में ही है, अभी कोर्ट का इसमें किसी तरह का कोई आदेश नहीं है, लेकिन जो शुरुआत की गई है, आदित्यनाथ जोगी जी महाराज के द्वारा ये कथित है, तो ये बात तो शुरुआत की गई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए कोई भी हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, ये सभी लोग जानते हैं। सही है। तो एजुकेशन कामयाबी की चाबी है, और वो जो जगह जहाँ पे बच्चे एडुकेट होते हैं वो क्या है, शिक्षा का मंदिर है। तो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है, और आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि पूरे देश के लोग जानते हैं कि वो शिक्षा का मंदिर है। तो उस पर अगर कोई बुरी नज़र लग रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसका निदान होगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ गलत नहीं है, जमीन भी सब कुछ सही है। आप सुनिए ना, मैं वही जा रहा हूं। आप ये कहते हैं कि उसका ये नहीं है, तो भाई एक शिक्षा का मंदिर का अगर किसी तरीके का कोई पेन एंड पेपर अगर कोई मिस्टेक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे आप टारगेटेड सिंपल
कि ये फलाने का है या फलाने के का यहाँ पे नाम है, सब कुछ उनका अपना ये है, तो उसको हम ढा देंगे। और बाकी जगह का, तो बाकी जगह का हम औरों की तरह थोड़े कहेंगे कि टीट फॉर टैट। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी भी शिक्षा के मंदिर को आप ढाइए। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ बिल्कुल ही यहाँ पे एक प्लान्ड वे में मैं कहूँगा कि टारगेटेड वे में जा करके वो काम किया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन का रूप ले लेगा अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ। लड़के ही पढ़ते हैं क्या? नहीं, सभी जाति और धर्म के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। अब अगर जाति के नाम पे अगर ऐसा किया जा रहा है, इसका यही ना है कि वहाँ ज्यादा मुस्लिम लोग ही पढ़ते होंगे? नहीं, अब उसमें अक्सरियत हो सकती है, लेकिन सभी जाति और धर्म के बच्चे, कौन सी ऐसी संस्था है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुसलमान क्या नाम है, क्या वहाँ हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते हैं? बीएचयू में मुस्लिम लड़के नहीं पढ़ते हैं? बताइए। बीएचयू में भी मुस्लिम लड़के पढ़ते बिल्कुल बिल्कुल, तो हर जगह पढ़ते हैं। लेकिन फिर अब आप जा रहे हैं, अगर आपकी ये सोच हो कि फाउंडर रियाज साहब हैं तो इनकी यूनिवर्सिटी को मतलब इस तरीके से ये कर दिया जाए, तो ये गलत है। शिक्षा का मंदिर होता है, और जब वो मंदिर यहाँ पे रहेगा और उसमें हमारे बच्चे, इस देश के जो भविष्य हैं, वो पठन पाठन करते रहेंगे, तो इस देश का भविष्य सुनहरा होगा। हम सबके सपने पूरे होंगे, उन बच्चों के सपने पूरे होंगे, उन बच्चों में काबिलियत आएगी और सब लोग सुखी संपन्न बनेंगे। मतलब वो यूनिवर्सिटी बचे रहना चाहिए, उसका कोई निदान हो? भाई मैं तो कहूंगा देश का सारा यूनिवर्सिटी बचा रहना चाहिए। नहीं, वो अभी खतरा उस पे है, इसलिए बिल्कुल वो गलत है। वो उसके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति हुई तो हम लोग भी उसके अगेंस्ट में आएंगे। हम सोचते थे कि जब कोई मुसलमान जानकार आदमी यहाँ से हॉट सीट पे बैठेगा ना, तो उससे कुछ क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि आप बताइए सर, एक जिहाद वर्ड को लेके बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है ना, ये जिहाद क्या है? और ये आजकल एक और ट्रेंडिंग मसला है, लव जिहाद। भाई साहब, आप ये सभी सवाल, एक तो आप एट रैंडम हमें बुलाए, और दूसरा ये सभी सवाल मतलब जितने कॉम्प्लिकेटेड थे सब मेरे ही लिए बचा के रखे थे क्या? तो जवाब जो दे सके सवाल उसी से न करना चाहिए। लोगों को जवाब मुसलमान से चाहिए ना, इसलिए आप ही से पूछ। देखिए, जिहाद को इंग्लिश में स्ट्रगल कह सकते हैं। स्ट्रगल, संघर्ष कह सकते हैं, कह सकते हैं, कहते हैं और नहीं कहते हैं, तो स्ट्रगल और संघर्ष कहते हैं। ये अरबिक वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब ये होता है, इसमें दो तरह के जिहाद होते हैं जहां तक मैं जानता हूं। क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया कि अब ये आप सवाल पूछ ही रहे थे, तो मेरा हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ ही गया था। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिकल वे से थोड़ा सा अब ये दूसरे वे में सवाल हो गया। तो जिहाद अकबर एक होता है, और एक जिहाद असगर होता है जी। तो जिहाद अकबर जो होता है, जहां तक मैं अपने आप को रिमाइंड कर पा रहा हूं, कि वो आपके अपने अंदर, अकबर मतलब होता है बड़ा। अकबर मीन्स, हाँ, राइट। आप भी उर्दू पढ़े हैं लग रहा है। हाँ, तो जिहाद, उर्दू संस्कृत दोनों पढ़े। अच्छा, तो आप तो मेरे जैसे हैं भाई। मैं भी संस्कृत से ही मतलब मैट्रिक में एग्जाम दिया उर्दू भी पढ़ा है। जी। तो मैं एक चीज और बताऊं कि जिहाद अकबर, तो जिहाद अकबर क्या है कि आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, जिहाद अकबर कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जिहाद है वो, हाँ, सबसे बड़ा जिहाद यानी कि जिहाद अकबर है। और आपके अंदर, आप पर्सनली, आप हो, हम हो, ये हो या दिस दैट जो भी हो, हर एक मानव शरीर के अंदर जो कमियां हैं, वो छोटी सी ही कमी, मतलब वो कमी कैसी है जिससे कि हम किसी की हत्या करने के बारे में सोचें, हम किसी को गलत करने के बारे में सोचें, हम अपने नसों पे कंट्रोल न रख पाएं। यानी कि अपने अंदर की सारी बुराइयों को दूर करना ही जिहाद अकबर है। मतलब खुद के अंदर की कमियों को दूर करना जिहाद। जी। तो जिहाद को यहाँ पे दूसरे एंगल में ले लिया जाता है। जिहाद को दूसरे एंगल में लिया जाता है। यहाँ पे जिहाद को समझा जाता है कि मुसलमान एक बहुत बड़े जिहादी हैं। जिहादी को आप समझा कीजिए सर। जिहाद का मतलब यह, मैं तो कहूंगा कि मे बी ये गूगल पे भी मौजूद होगा, आप गूगल सर्च कीजिए, उसको देखिए कि जिहाद अकबर क्या है, जिहाद असगर क्या है, और उस दिन से शायद आप जिहाद का नाम लेना ही भूल जाएंगे, क्योंकि आप जिस मकसद से ले रहे हैं, मतलब जिहाद का जनरली सेंस लोग समझते हैं कट्टर मुसलमान होगा वो, नहीं, स्ट्रगल करना। जी, मतलब बुराई के खिलाफ, बुराई। और जिहाद असगर जो है उसमें मतलब ये सारी चीजें आ जाती हैं, छोटी मोटी चीजें,
सोसाइटी को में जो बुराइयां चल रही हैं उसके खिलाफ में, किसी के साथ में जुल्म हो रहा है उसके अगेंस्ट में आप जा करके आवाज उठाना, अब चुप रह जाना भी ये गलत है। तो जिहाद को गलत वे में न सोचा जाए। जिहाद एक अरबिक शब्द है और जिसका मैं जहां तक जानता था, चूंकि अचानक इन्होंने सवाल पूछ दिया तो मैंने कोशिश किया है जो मेरी जानकारी थी, मुझे और हो सकता है कि मतलब अब मैं भी अब यहाँ से उठूंगा तो आपके कहने से इतना तो होगा कि लोग अब सर्च करके पढ़ेंगे कि जिहाद है। जरूर 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 जरूर। अच्छा, एक और ट्रेंडिंग वर्ड होता है, हम आदमी को खोजे थे इसका सवाल करने के लिए, लव जिहाद एक वर्ड है, लव जिहाद जो आजकल बहुत चल रहा है। और एक वर्ड है घर वापसी। मतलब क्या कि अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती है उसे घर वापसी टर्म दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम लड़के से कोई हिंदू लड़की शादी कर लेती है इसे लव जिहाद कहा जाता है। इन दोनों बातों को आप किस रूप में देखते हैं? आज आप हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। खैर जो भी है, देखिए ये आज के डेट में ये काफ़ी भावुकता के साथ मैं ये बात कहने जा रहा हूँ और काफ़ी इत्मीनान से मैं अपनी बातें कहूँगा, क्योंकि सोसाइटी में जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी हमारी बहनें हैं, सब हमारी बेटी हैं, बहन हमारी बेटियां हैं। और आगे चल करके मैं यही कहूँगा कि आप जब छोटे थे, जब आपकी पैदाइश हुई थी, तो चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सोचिए कि आपके माता पिता किस तरीके से आपकी परवरिश किए होंगे। फिर उसके बाद आपको पढ़ने के लिए, आपकी शिक्षा दीक्षा के लिए आपको दूसरे जगहों पे भेज करके आपको शिक्षा दीक्षा दिलाए होंगे। आप हो सकता है कि आपके माता पिता मध्यम वर्ग के हों या उससे भी पुअर कैटेगरी के आते हों, फिर भी वो अपने लिए कपड़ा ना खरीदते होंगे, अपने लिए वो खाना नहीं खा पाते होंगे, अपनी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पाते होंगे, और उसके बाद भी वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं कि ये मेरी बेटी है और ये जब पढ़ेगी तो मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन वही बेटियां अगर इस तरीके का एक्शन लेती हैं तो आप बेटियों से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपने माता पिता की इच्छा को जान लीजिएगा, एक बार इन चीज़ों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने माता पिता की इज्जत को आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपसे ये गलती नहीं होगी। क्योंकि आपके जाने के बाद में आपके माता पिता अनेकों जगहों पे देखा जाता है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं और अनेकों जगहों पे देखा जाता है कि वो सर झुका के उस सोसाइटी में चलने का काम करते हैं, सर झुकाने वाले बन जाते हैं। समाज जो है उन्हें एक अलग नजरों से देखना शुरू कर देता है। तो बेटा, आपके ऐसा कोई कारनामा आपके द्वारा ना हो जिसके वजह से आपके माता पिता जो खुद भूखे रहे और आपको खिलाया, जो कपड़े अच्छे नहीं पहने और आपको आपके पसंद का कपड़ा पहनाया, जो खुद अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सके लेकिन आपके अपने मन मुताबिक कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाने का काम किया ताकि आप बड़े होकर के उनका नाम रोशन कीजिएगा। लेकिन आप जब बड़े होकर के और गलत संगत में पढ़ करके, और ये जो मतलब अंतरजातीय विवाह भी कहते हैं, हालांकि सरकार इसको प्रोत्साहन भी देती है, लेकिन माता पिता के विरुद्ध जा करके शादियां करना मैं इसे गलत मानता हूं और आप सभी को इससे बचना चाहिए। और रही बात कि ये लव जिहाद जो है या घर वापसी जो है, एक तरह का ये पॉलिटिकल इशू है, इसे दूर ही रखना चाहिए। मैं इसके संबंध में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने जो बातें पहले कही हैं इसमें आपको इसका आंसर मिल गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बेटी भी सामने है अभी, लेकिन हम एक कहना चाहेंगे बेटियों के लिए कि पिता की ऊंची उड़ान है बेटी, बिल्कुल, पिता की सच्ची शान है बेटी, और बेटी से पिता की सांसें जुड़ी हैं, पिता की असली जान है बेटी। इसलिए तमाम बेटियां इस पर ध्यान दें कि आपके गलत कदम से, चाहे आप लव जिहाद में ट्रैप हों, चाहे आप घर वापसी में जाएं, दोनों हाल में आपके पिताजी की बहुत बेइज्जती होती है। आपके पिताजी, आपके भाई, आपके परिवार वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं, तो इससे बचे आप लोग, ये बहुत जरूरी है। क्या सही कहा ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपसे एक प्रश्न और है ना, हमारा प्रश्न अभी जारी रहेगा ना, कि
आजकल नहीं, शुरू से कहा जाता है, लोग अज्ञानता के विषय में बोलते हैं काफिर। इस काफिर वर्ड के बारे में कुछ कहें कि लोगों का जहन में बैठा हुआ है कि जितने मुसलमान को छोड़ के जो लोग भी हैं सब काफिर हैं, ऐसा है क्या? रियाज साहब, मुझसे तो आप बहुत सारे सवाल किए, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब दर्शकों को आप ही दे दें। देखिए, हम आपको बुलाए हैं तो हम आप ही से जानना चाहेंगे ना। नहीं, ये मेरी ख्वाहिश है कि इसका जवाब आप ही दे दें। तो मैं सवाल भी पूछूं, मैं जवाब भी दूं? बिल्कुल, एक ही सवाल तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जवाब आप दे दें। अब आप कह रहे हैं तो कहना पड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूं कि वर्ड्स के कोई हिंदी मतलब होते हैं, इंग्लिश मतलब होते हैं और उर्दू मतलब होते हैं, अलग अलग अरबी वर्ड होते हैं सबको। लेकिन अगर देखा जाए, सन को सन कहें तो सूरज हो गया, सूरज को सूर्य कह सकते हैं, सूर्य को भास्कर कह सकते हैं। तो क्या सूरज, भास्कर, सन, सूर्य ये अलग अलग हो गया? नहीं हुआ। ठीक है, बड़ा एक मजेदार घटना है सर। मजेदार घटना है कि वो इंटरव्यू था कहीं, बताएंगे हम। इंटरव्यू था, वहां कहा गया था कि इंटरव्यू में सिलेक्शन उसी का होगा जो कि कम अल्फाज में परमिशन मांगेगा अंदर आने के लिए। अच्छा। तो किसी इंग्लिश वाले ने कहा, मे आई कम इन सर? अगले ने जवाब दिया, नो नो थैंक्स। एक आया हिंदी में बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अगले ने कहा कि सॉरी, आप नहीं आ सकते हैं। किसी ने उर्दू में पूछा, जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जवाब आया, नहीं मोहतरम। फिर उसे अनेक भाषाओं में कहा गया, सबका जवाब लंबा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक भोजपुरी वाला घुसता है, वो पूछता है क्या ढूकी? तो अगला कहता है ढूको। यानी कि सबसे कम वर्ड में उसका आंसर हो जाता है, जवाब देते थे। सबका मतलब सेम था। मेरे कहने का तात्पर्य कि अगर काफिर वर्ड जो है उर्दू का है, अरबी का है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी में देखा जाए तो अलग है, इंग्लिश में देखा जाए अलग। तो जिस प्रकार एक सन का बात की है, सन मतलब सूरज, सन मतलब सूर्य, सन मतलब भास्कर, सन मतलब दिनकर, सन मतलब दिवाकर, सब एक ही वर्ड है। उसी प्रकार काफिर भी एक वर्ड है जिसका उर्दू और अरबी मतलब काफिर है, और उसको हिंदी में कहते हैं नास्तिक और उसे इंग्लिश में कहते हैं एथिस्ट। तो एथिस्ट कहते हैं तो बड़ी शान से लोग कहते हैं कि बाप रे, नास्तिक लोग दुनिया में सबसे आगे हैं, नास्तिक लोग चाइना के बहुतायत आबादी नास्तिक है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है। तो नास्तिक शब्द से किसी को चिढ़ नहीं है, एथिस्ट शब्द से किसी को चिढ़ नहीं है, लेकिन काफिर वर्ड को न जानने वाले, कम जानने वाले ये बता देते हैं कि काफिर का मतलब होता है कि मुसलमान को छोड़ के सब जाता। अरे भाई, काफिर का मतलब ये होता है जो ईश्वर को न माने, जो खुदा को न माने, जो प्रभु को न माने, जो गॉड को न माने, दैट वन इज नोन एज एथिस्ट एंड दैट वन इज नोन एज काफिर। एम आई राइट सर? चलिए, ये जवाब तो आप ही को देना था। अब ये पब्लिक बताइए कि आप राइट हैं या रॉन्ग हैं। इस पे मैं किसी तरह का कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, फिर भी आपका एक्सप्लेनेशन आपका द बेस्ट रहा। द बेस्ट रहा। चलिए, आज अपने ही पॉडकास्ट पे अपना ही आंसर ले रहे हैं सर जी। बातों के सिलसिले में हम जाएंगे। आप ही जैसे लोग को ढूंढ रहे थे कि आपसे सवाल के जवाब ले हम। आजकल एक और मुद्दा चल रहा था, कुछ दिन पहले कुर्बानी का माहौल था, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मुसलमान लोग आगे आ रहे थे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, आप इसमें क्या कहते हैं? देखिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से संबंधित, वो तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि महीना 2 महीने से ये मामला चल रहा था, और मौलाना साहब के स्टेटमेंट के बाद में ये पूरे देश में तूल पकड़ा, और मुसलमान भाइयों ने सोचा, और सबने फेसबुक पे डाला, अपने सोशल साइट्स पे डाला कि राष्ट्रीय पशु को घोषित कर दिया जाए। लेकिन अगर आप मेरे फेसबुक पोस्ट को आप खंगालेंगे तो 2018 या 18 में ही मैं लिखा था एक पोस्ट। मैं एक तरफ गाय को और दूसरे तरफ बाघ का फोटो लगा करके, और मैं उस वक्त लिखा था कि क्यों नहीं बाघ को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। बाघ को, सॉरी, गाय को। बाघ अपनी रक्षा खुद कर, बाघ के स्थान पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। बाघ तो ऑलरेडी है। तो इसका वजह क्या था, और ये जो आवाजें उठ रही हैं इसकी वजह क्या है? जो आए दिन जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इस चीज को लेकर के लोगों ने ये आवाज उठाई।
कि गाय को मतलब ये कर दिया जाए। दूसरी चीज जहां तक मैं समझता हूं कि जिन सजग लोगों ने यह आवाज उठाने का काम किया, वो ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर किसी पशु के साथ, गाय के साथ, अगर हमारे किसी दूसरे धर्म या मजहब के भाइयों का, जो हमारे अपने हैं, उनकी आस्थाएं अगर जुड़ी हुई हैं, तो मैं भी उसके समर्थन में हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और इसी से संबंधित मैंने पोस्ट लिखा था। अब कब देखिए, लिखे थे? मैं 2018 में लिखा था फेसबुक आज पोस्ट से 8 साल पहले। अगर आप मेरे फेसबुक पोस्ट को खंगाल कर देखेंगे और मेरे जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं और मेरे फेसबुक फॉलोअर्स जो फ्रेंड्स जो हैं, सब मिला करके समझ लीजिए कि अच्छी खासी तादाद है, हमारा एक अच्छा खासा परिवार है। वो सभी लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इनके परिवार का ना फेसबुक परिवार, राइट, सभी लोगों ने देखा होगा। और उस टाइम में कुछ चंद मतलब मुस्लिम भाइयों का अगेंस्ट में भी ये आया था 2018 में कि भाई आपको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट उस टाइम में भी था कि नहीं, घोषित कर दिया जाए। जब इसको लेकर के और मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, तो सरकार को चाहिए कि भाई इन बातों को सुन लीजिए। आप गाय को इशू, पॉलिटिकल इशू क्यों बनाइएगा? आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। आस्था जुड़ी हुई है ना, तो हम भी उस आस्था के साथ हैं, हम कहीं से नहीं चाहेंगे। आप साथ हैं कि मुसलमान साथ है? सही बोलिए। मतलब हम साथ हैं और मुसलमानों को साथ होना चाहिए। मुसलमान भी होना चाहिए कि हैं? मुसलमान भी आज के डेट में आप देख रहे हैं, इसके लिए एक अभियान चला है, सोशल साइट्स पे भी लोग आ रहे हैं और सभी लोगों ने आवाज उठाई है हर जगह पे कि, और हमने देखा कि अब नेता लोग भी आवाज उठाना शुरू किए थे सोशल एक्टिविस्ट के अलावे। सोशल एक्टिविस्ट तो हमेशा चाहता है कि एक दूसरे को बांध के रखना, बिल्कुल। फूट डालने का काम तो कहीं ना कहीं से माने नेताओं के द्वारा ही किया जाता है, सीधी सी बात मैं कहता हूं। तो वो अलग चीज है, लेकिन जो है सोशल एक्टिविस्ट का सोच जो जिस तरीके का होता है, वो एकजुट करने वाला, तो आवाज सभी लोगों ने उठाया। तो हम चाहेंगे कि सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए। आज आपने बहुत गंभीर गंभीर बातों को पूछा, ये भी एक गंभीर मसला है जो देश के राष्ट्रीय एकता और अनेकता में, अखंडता में अनेकता वाली बात लाए, खंडता वाली बात लाए। तो उन चीजों पे मंथन करके सरकार को उसे दूर करना चाहिए और राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। और इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि भारतवर्ष के मुसलमानों को जहां इससे संबंधित जरूरत पड़ेगी, एफिडेविट देना पड़ेगा, उनकी सहमति लेनी अगर पड़ेगी, तो सब कोई एक देने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं तैयार होंगे? अगर हम अब किसी धर्म का आस्था पे अगर ये पड़ रहा है तो एकदम तैयार होंगे, हम क्यों नहीं तैयार होंगे भाई। लेकिन सरकार ये नहीं चाहेगी। जो सरकारें हिंदू मुस्लिम गाय इत्यादि पे जुड़ी हुई हैं, वो जो है ना, वो नहीं चाहेंगी। अगर उनकी चाहत दिल से है और अगर वो सच में गौ माता से प्यार करते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा उन सरकारों से कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। अच्छा सर, परिसीमन, आप चुनाव वाले आदमी भी हैं, लेकिन परिसीमन जाने से पहले ये बताया जाए, क्या पूर्व में मुखिया रहे हैं और पंचायत चुनाव फिर आने वाला है, क्या हम लोग शाह आलम सर को पंचायत चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं क्या? देखिए, आप तो जैसे कि आपने शुरू में ही हमारा परिचय दिया कि बरौली विधानसभा से हम इलेक्शन फाइट किए थे बसपा से, तो जाहिर सी बात है कि हम जब एमएलए का इलेक्शन फाइट कर चुके हैं, तो आने वाला एमएलए का इलेक्शन में फाइट करूंगा। किसी कारणवश जो है बीच में इलेक्शन इस बार वाला मैं छोड़ दिया, क्योंकि हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं और हमेशा आपके अनुकूल जो है आपके मन, हो सकता है हार का डर सताने लगे, इसलिए भी नहीं लड़े हो। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मतलब इसके बारे में बस दो चार पंक्तियां आप कहने के लिए मुझे बाध्य कर रहे हैं। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, क्या बात? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, हमें गर्दन झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। क्या बात है, क्या बात है। यानी डरे नहीं थे? नहीं 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 नहीं, ये याद आ गया। टेंडम तो मैंने कह दिया, इसमें डर की कौन सी बात है। हम लोकतंत्र, क्या शाह आलम सर, अब चलिए वो एमएलए का चुनाव है वो तो होगा, अभी तो सामने है पंचायत चुनाव जो नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है। क्या इसमें शाह आलम सर लड़ते हुए दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, हमने कहा ना कि एक घर को और देश को भी एक परिवार के रूप में देखा, तो मेरा जो अपना पर्सनल परिवार है, मतलब जो घर है, जहाँ मेरे पेरेंटल घर है, जहाँ मेरे माता पिता भाई बहन सभी लोग
परिवार पूरे रहते हैं। तो सभी परिवार के सदस्य क्या हैं, उस मेंबर हैं, कोई भी मेंबर लड़ेगा तो वो चुनाव हम ही लड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि एमएलए का चुनाव लड़ने के बाद में मुखिया का चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने पर्सनल शाह आलम का, यानी पर्सनल शाह आलम, व्यक्तिगत तौर पे शाह आलम, ना कि परिवार के सदस्यों की बात कर रहा हूँ। और परिवार के सदस्यों के बारे में मैं बता दूं कि जब चुनाव की बात आई है और वो भी पंचायत चुनाव की, तो 2001 से जब पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम में मुझे अच्छी तरह से याद है, और उसी टाइम से मेरे पॉलिटिकल कैरियर की भी शुरुआत हुई थी। तो उस टाइम में मैंने देखा था कि हम तो शुरुआत थे, बिगिनिंग स्टेज में थे, लेकिन मेरे पिताजी को पंचायत वासियों ने कहा कि मुखिया जी, उनका नाम हसन इमाम है, तो अब जो उनके भाई लगते होंगे, हसन इमाम भाई या हसन इमाम चाचा या जो भी हो दादा, आपको चुनाव लड़ना है और मुखिया का चुनाव लड़ना है, ये हम लोग की ख्वाहिश है। मेरे फादर या मेरे घर के लोगों का मैंने इस तरह का पॉलिटिकल थॉट पहले से कभी नहीं रहा। हाँ, ये बात है कि मेरा पूरा परिवार, मेरे दादा के टाइम से मैं दादा को मैंने देखा है, और 24 आवर अगर कभी भी किसी के साथ कहीं भी कोई घटनाएं घटती थी और मेरे परिवार के किसी सदस्य को याद किया जाता था, उसके बाद में मेरे फादर 3 भाई हैं, उनको तो 24 आवर सभी लोग तैयार रहते थे। और उन्हीं लोगों के अंदर से हम लोगों के अंदर भी एक समाज सेवा की भावना जागृत हुई थी, और वो धीरे धीरे जागृत होते होते यहाँ तक आई है। तो उस टाइम में आपका सवाल क्या था? हाँ, चुनाव वाला। तो उस टाइम से में लोगों का मतलब ये था कि नहीं, इन लोगों को मुखिया बनना चाहिए। तो लोगों ने उन्हें कहा और रिक्वेस्ट कहा कि नहीं, आप मुखिया के लिए आप नॉमिनेशन आपको करना ही होगा, और लोगों ने जबरन नॉमिनेशन कराया था और जबरदस्त वोटों से जिताने का काम किया था। एक तरफा जीत हुई थी उनकी, और 2001 से 6 तक मेरे पिताजी मुखिया रहे थे। फिर उसके बाद 2006 में फिर क्या होता है कि आरक्षण बदल गया। जैसे ही आरक्षण बदला तो सामान्य महिला का सीट हो गया। तो 2006 में आप सोच सकते हैं, आज से 20 साल पहले। आप सामान्य में आते हैं? हाँ, सामान्य कैटेगरी से हूँ। तो लोगों को बहुत वहम होता है कि ये सामान्य कैटेगरी ओबीसी वगैरह केवल हिंदू धर्म ही नहीं, हम लोगों सॉरी इस्लाम में भी ये है। जैसे कि आप शेख बिरादरी से हैं, नहीं टू बी फ्रैंक, बिल्कुल। तो शेख और पठान 2 जातियां हैं ना सवर्ण में। हाँ सर, और भी जातियां हैं उसमें, और भी जातियां सवर्ण। हाँ, उसमें सैयद भी आते हैं, सैयद और भी जातियां उसमें आती हैं। तो खैर उसमें बहुत ज्यादा डीपली हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट, मैं उसी बिंदु पे जो आपका पहला प्रश्न है मैं उस पे जाना चाहूंगा। तो फादर 2001 से 6 तक रहे। 6 में जब वो आरक्षण हो गया महिला के लिए, तो फिर उसी तरीके से लोगों का ये था कि आप लोगों को मतलब चुनाव लड़ना है। तो मेरे पिताजी बोले कि नहीं, अब 2001 से 6 तक तो हम लोग मुखिया रह गए हैं, अब हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये सीट रिजर्व हो गया है ना। और महिलाओं के बारे में जानते ही हैं, और ख़ास तौर पे मेरी माँ जो है वो मतलब लिटरेट थी, सिग्नेचर वगैरह करना ही जानती थी। तो हम लोग ने अपना पैर, हम लोग कदम पीछे खींच रहे थे। और दूसरी चीज़ की पर्दा वाला जो मामला था वो भी हम लोग के खानदान में, मतलब घर से बाहर निकलने वाली प्रथाएं भी उस समय हम लोगों में नहीं, सब में पहले सब लोग महिलाएं बिल्कुल। तो हम लोग बिल्कुल ही मतलब ये हो गया कि नहीं, हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन हुआ क्या, फिर लोग उसी तरीके से प्रेशर बनाए और कहे कि आप नॉमिनेशन कराइए, आपको उनको लेकर के उनको कहीं नहीं घूमना है, सिर्फ नॉमिनेशन के दिन उनको अगर जाना होगा आप लेके गाड़ी से जा करके आप लोग नॉमिनेशन करा के उन्हें घर पहुंचा दीजिएगा, बाकी जिम्मेदारियां जो हैं हम लोग के जिम्मे हैं। और वही हुआ, और 2006 में उनका नॉमिनेशन हुआ। एक दिन भी वो वोट मांगने नहीं गई, जैसे लोगों ने कमिटमेंट कराया था, और लोगों ने वोट दिया। हम लोग फील्ड में रहे, है ना। ये कहीं से कोई ये नहीं है, ये मेरा कोई घमंड और तकब्बुर नहीं बोल रहा है, ये मेरे उस पंचायत के लोगों का प्यार और स्नेह बोल रहा है। मैं उनके प्यार को, जीती हुई बात है, मैं उनके प्यार को और उनके स्नेह को, उनके दिलों में हम लोगों के बसने वाली चीज़ों को, या हमारे दिलों में उनकी जो मतलब ये है जगह है, उस चीज़ को मैं बयान करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी मजबूत बॉन्डिंग। फिलहाल एक दुखद घटना हो गया आपके साथ कि 2001 से 2006 और 2006 से 2011 तक आपके पापा मम्मी रहे। नहीं, तो फिर उसके बाद में तो सुन लीजिए, 2011 से 16, नहीं 2011 से 16 फिर मेरी मम्मी रिपीट की। हाँ, वो 2 बार मुखिया। अच्छा। मेरे फादर 1 बार मुखिया। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद जब आरक्षण हुआ, तो आरक्षण जाहिर सी बात है सभी जाति और धर्म के लोगों को
जगह मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। एससी हो गया और उस तरीके से अब SCF हो गया, माने शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए सीट रिजर्व हो गया, तो अब हम लोग कैसे रह सकते थे? फिर अब मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से अगर वही जनता जो मतलब 2001 से 16 तक हम लोगों को स्नेह प्यार दी, अगर उनका स्नेह प्यार आशीर्वाद या उनकी चाहत होगी, सीधी से शब्दों में स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चाहेंगे, तो हम लोग जरूर लड़ेंगे। मतलब 2026 में पुनः लड़ेंगे जरूर, जनता की चाहत पे, अपनी चाहत पे नहीं। यानी कि फिर से चुनाव लड़ने का इरादा हो गया है? ऐसा नहीं है, हमने कहा है ना कि 2001 से लेके और 16 तक आपने देखा कि लोगों ने ही कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। माँ के टाइम में भी कहा हम लोग महिला को चुनाव नहीं लड़ना है, आपको चुनाव लड़ना है, तो हम लोग लड़े। तो उसी तरीके से अभी अगर उनका चाहत होगी तो हम जरूर लड़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है और इसे संक्षेप में बताएंगे। परिसीमन क्या है? एक बहुत इसका क्या फायदे नुकसान है? देखिए थोड़ा सा पानी पी लें, बहुत अच्छी चीज पूछे हैं। परिसीमन जो है सीमांकन को कहते हैं। किसी भी मतलब इलाके के बॉर्डर को तय कर लेना ही सीमांकन कहलाता है। सीमांकन। तो अब देखिए पंचायत का सीमांकन की घोषणा अभी सरकार की तरफ से हो गई है, कैबिनेट में वो पास भी हो गया है। अब सीमांकन के बाद ही पंचायत चुनाव होगा। जैसे उसके पहले हम लोग देख रहे थे कि हमारे मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा था कि ना सीमांकन नहीं होगा और इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अचानक फिर ये मामला आ गया कि नहीं, अब ये सीमांकन की बात जो है होके रहेगी, उसके बाद ही इलेक्शन होगा। तो सीमांकन अच्छी चीज है। वो तब होता है जब हम एग्जैक्ट मेरे ख्याल से 5,000 या 5,500 की आबादी से लेकर मतदाताओं की 7,000 7,500 की आबादी तक एक पंचायत का गठन होता है। एक पंचायत का गठन होता है। तो अब मैं आपको ले चलूं कि जो पंचायतों का गठन 2000 मतलब पहले जो हुआ था, तो उन पंचायतों में जैसे पैठान पट्टी को आप ले लें, पैठान पट्टी में सबसे ज्यादा आबादी वाला हमारे माझा प्रखंड में पंचायत है। वहां पे 2-2 BDC का चुनाव होता है। और फिर उसके बाद क्या है कि वहां पे लगभग आज हमको लग रहा है कि 14,000 के आसपास मतदाता हो गए हैं। तो आप ये बताइए कि आज की जनगणना के हिसाब से अगर पंचायतों का गठन करना हो तो 7 दूना 14, एक ही पंचायत में 2 पंचायत हो जाएगा। सही है, एक ही पंचायत में 2 पंचायत हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा कि अब सीमांकन होने का तरीका क्या होगा। और ये इसमें एक चीज और उसमें पेच फंस रहा है, जो कि अभी सरकार तय करेगी कि उसमें ये सीमांकन किस तरीके से वो लोग करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि नगर पालिका का विस्तार हुआ, विस्तार हुआ ना। अब हमारे यहाँ चले जाइए तो जाफर टोला से लेकर के और पुरदिल टोला तक है ना, नगर पालिका हो गया है। नगर पालिका के क्षेत्र में वो आ गए हैं, उनका सारा क्लस्टर वगैरह देखा गया, वो सारी चीजें जो मैपिंग वगैरह देखी गई, तो वो नगर पालिका के अंदर आ गया है। अब आप बताइए कि भंडार कोने से मतलब पंचायतों का सीमांकन होता है और वहीं से 1 नंबर पंचायत का गठन होता है। जैसे कि माझा का भंडार कोना आप चले जाइए तो पैठान पट्टी पंचायत है, जो मिरलीपुर, कबिलासपुर, अमेठी खुर्द, अमेठी कला है ना, ये जो आकिल टोला, इंदरवा वगैरह ये सब जोड़ जाड़ के होता है, ठीक है ना। तो ये सभी गांव मिल करके और जो है उसका मतलब ये करते हैं, एक पंचायत का गठन हुआ है। देवापुर भी है उसमें। तो ओवरऑल आप जब मिरलीपुर और कबिलासपुर ये सभी चले गए नगर पालिका में, तो जो गांव जहां से बच रहे हैं वहीं से ना सीमांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, या जो अभी का है जो पंचायत है वहीं से मिरलीपुर कबिलासपुर को लेकर के शुरू किया जाएगा। तो ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। सरकार किस तरह का निर्णय लेगी, और अगर उसको छांट करके किया जाता है तो मतलब पंचायतों में जितने गांव थे प्रखंड में, उनमें से कुछ गांवों की तादाद कम हो जाएगी। क्योंकि उधर आप चले जाइए तो भड़कुइया वगैरह ये सब तक और दानापुर तक चला गया है मामला, है ना। तो पंचायतों के गांव में कमी आएगी, लेकिन पंचायतों की संख्या में इजाफा होगा। चलिए, परिसीमन के बारे में मुखिया बढ़ेंगे, BDC बढ़ेंगे, पंचायत समिति। मुख्य रूप से आपने कम शब्दों में मतलब मेरी अच्छे से जानकारी दिया, परिसीमन क्या है, बहुत अच्छा बताया। सालम सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, आपका हृदय से धन्यवाद। और बहुत सारे सवालात के जवाब हम ढूंढ रहे थे, लेकिन वैसे आदमी आते तो यहाँ रिप्लाई होता। आप आए और हमारे सवालों का जवाब दिया और हमारे ऑडियंस तक, हमारे दर्शकों तक सब अच्छे मैसेज पहुँचाए। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और आप लोगों से भी निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल को देखते हैं, तो देखते तो बहुत हैं, कम से कम सब्सक्राइब भी करें ताकि लगे कि हाँ हमारे लोग हैं।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन हर तरह के एक्टिविस्ट लोगों का, डॉक्टर्स का आप देखते हैं कि समाज सुधारक लोगों का आप बिल्कुल ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, और सब में से कुछ ना कुछ तो मिलती ही हैं बातें, अच्छी बातें मिलती हैं, सार्थक बातें मिलती हैं, जिससे समाज में अवेयरनेस पैदा होता है और समाज को कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि रियाज साहब का जो जनता जज ब्रॉडकास्ट है, आप लोग ज़रूर इन्हें सब्सक्राइब करें, इन्हें देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।